ये कुछ लोग ट्रबल क्रिएटर हैं, वो आगे थे। अच्छा जी, आपने हम बात कर रहे थे कि आपने सबसे पहले तो अपना अटेम्प्ट जो है वो लॉक कर देना है कि कौन सा अटेम्प्ट जो है ना आप देने वाले। सेकेंडली आपने जो है ना अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में जो है ना डिवाइड कर लेना है। अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपने वो हिस्सा करना है जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट को कवर करोगे, एटलीस्ट जो है 2 बुक से। और आजकल ये बुक्स को सब्स्टिट्यूट कर गया है ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्रेडिबल ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, लॉन्ग नोट्स आप बनाएंगे। ठीक है, आपके लॉन्ग नोट्स अगर आपको बुलेट पॉइंट्स में अगर आप बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर शुरू में आपको मसला आ रहा है कि आप जो है वो बुलेट पॉइंट में नोट्स बना ही नहीं पा रहे, तो भी कोई मसला नहीं है। आपने जो है ना रिलैक्स करना है। आपने जिस तरह आपके नोट्स बन रहे हैं उस तरह आपने कोशिश करनी है कि एक पॉइंट बुलेट पॉइंट बनाया तो दूसरे पे जब पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रिसाइज रहें। ठीक है, प्लस में आपने लॉन्ग लॉन्ग नोट्स बनाने के साथ सब्जेक्ट जो शुरू किए, प्लस में आपने इंग्लिश प्रेसी जो है वो उसके रूल्स सीखने हैं। किसी भी अच्छी बुक से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से इंग्लिश प्रेसी जो है ना उसका सीखना है। आर दिलन की एक बुक है, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। आप रेनन मार्टिन को यूज़ कर सकते हैं, आप उससे रूल्स देखें। ऑनलाइन आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश प्रेसी के लिए। ठीक है, तो आपने इंग्लिश प्रेसी को साथ साथ चलाए रखना है। आर दिलन की बुक्स जो है ना वो उसमें बहुत सारे पैसेजेस दिए हुए हैं, उन पैसेजेस को आपने यूज करके आपने प्रेसी बनानी है। ठीक है, सेकेंडली अगर आप आर दिलन पे नहीं रिलाई करना चाह रहे तो आप क्या करें, आप रसेल की बर्टन रसेल की जो बुक है अनपॉपुलर एसेस, उसमें से कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लें उनका, और उसमें से कोई भी रेंडमली 2 पैराग्राफ जो है ना उनका स्क्रीनशॉट निकाल के उन पे आप जो है वो प्रेसी बनाना शुरू कर दें। तो मतलब आप जो है एक तो लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं पहले स्टेप में, प्लस आप प्रेसी की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रेसी को सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, आपकी नॉलेज बेस बढ़ती जाएगी। सेकेंडली आपको एक आर्ट जो है वो समझ आ गया। वो प्रेसी आप जो है ना किसी मेंटोर से चेक कराएं। अगर आप किसी मेंटोर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, उस प्रेसी को किसी ऐसे बंदे से जो है रीड करवाएं जो बिल्कुल कंटेक्स्ट को नहीं जानता उसको। अगर उसको वैसे ही समझ आ गया जैसे वो पैराग्राफ जो ओरिजिनल है वो कहना चाह रहा है आपकी प्रेसी से, तो मतलब आप जो है ना वो अच्छी प्रेसी बना सकते हैं। अगर आप उसको समझ नहीं आया तो मतलब आपने प्रेसी में गलतियां की हैं। और इसके अलावा आप दूसरा जो है, अच्छा, उसका था बर्टन रसल, नाम है अनपॉपुलर एसेस बुक है, मशहूर ऑथर है अनपॉपुलर एसेस। ठीक है, या इसकी कोई भी राइटिंग, दूसरी कोई राइटिंग, ये बहुत अच्छा लिखता है, इंग्लिश ऑथर है। इसकी आपने पैराग्राफ जो है दरमियान से आपने प्रेसी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और अगर आपके पास जो है ना कोई मेंटोर अवेलेबल है जो एवेल्युएट करना करता है तो आप उससे एवेल्युएट करवा के उससे फीडबैक ले सकते हैं। और इस तरह आप हफ्ते में 3 जो है वो प्रेसी, एटलीस्ट हफ्ते में इन अ वीक 3 प्रेसी आप लिखें और चेक कराएं एटलीस्ट। ठीक है, तो आपके लॉन्ग नोट्स भी बन रहे हैं, आपका जो है वो प्रेसी वाला काम भी हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपका दूसरा जब स्टेज शुरू होगा तो आपने क्या करना है, इन जो लॉन्ग नोट्स हैं उनको 1/3 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप 2 मंथ रखें, उससे ज्यादा टाइम ना रखें। ठीक है, 2 से ढाई मंथ रखें। ठीक है, 1/3 में आपने नोट्स को कन्वर्ट करना है। अब जो आपने 6-7 महीने में सारे सब्जेक्ट कवर किए थे प्लस 1/3, उसका जब आप 1/3 करेंगे तो आपकी पूरी एक रिवीजन हो जाएगी। तो मतलब फर्स्ट रिवीजन आपकी यहाँ पे हो जाएगी उन सब्जेक्ट की जो आपने कवर किए हुए हैं। 1/3 में आपने कन्वर्ट करना है और 2 मंथ में। ठीक है, अच्छा, जब आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, जब आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, चले ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है वो राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं कि या तो ये जो पहला स्टेप था उसमें आप जब सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं से सेशन ले रहे हैं, कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप वहीं पे टॉपिक वाइज जो है टेस्ट भी साथ दे दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप फुल मॉक्स जो हैं वो दें। उससे आपको प्रैक्टिस का पता लगेगा कि क्या आपने जो प्रैक्टिस की है वो सही डायरेक्शन में की है या नहीं।
इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब दूसरी चीज ये है कि एस्से के लिए फिर हम क्या करें। एस्से के लिए पहले तो एस्से में दो चीजें होती है ना, एक तो स्ट्रक्चर होता है एस्से का, दूसरा आपके आइडियाज होते हैं। फॉर स्ट्रक्चर आप किसी अच्छे मेंटोर को ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि आप एक स्ट्रक्चर एक 10-12 लेक्चर में आप हो जाएंगे। या तो आप यूट्यूब को इस्तेमाल करें फॉर फ्री गाइडेंस, या किसी अच्छी बुक से जो है ना वो एस्से के रूल्स वगैरह पढ़ लें कि कैसे पैराग्राफिंग करनी होती है, कैसे जो है कोहेरेंस लानी पड़ती है, ये सारी चीजें कर लें। ठीक है। सेकेंडली, आपने फिर कंटेंट को तैयार कैसे करना है, दूसरा आइडियाज को कैसे डेवलप करना है। तो फर्स्ट तो आइडियाज को डेवलप करने का कि ये 6-7 महीने में आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट से आपके आइडियाज डेवलप होने चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, आप क्या करें, वीकली बेसिस पे आप एक थीम सेलेक्ट कर लें। जैसे डेमोक्रेसी एक थीम है, जैसे एजुकेशन एक थीम है, जैसे जो है वो आपका वार एक थीम हो गई, ग्लोबलाइजेशन एक थीम हो गई। ये थीम 7 से 8 थीम जो है ना वो तैयार करें। आप थीम में कैसे तैयार करेंगे, आप फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपने उसके 7 दिन रखने हैं, 7 डेज। 7 डेज में आपने मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को 4 दिन आपने इस डेमोक्रेसी वाले जो टॉपिक है उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से जो है ना उसका कंटेंट तैयार करना है। आपने रिसर्च पेपर वगैरह में से पढ़ सकते हैं, आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। ये सारा आपने कंटेंट तैयार किया 4 दिन में। 5वें दिन जो है वो आप एक डायरेक्शन में उसका ऐसे जो है ना वो करें, अ, उसका एक ऐसे पूरा फुल लेंथ ऐसे जो है ना वो लिखें उस डायमेंशन में। सेकेंड डे पे मतलब सैटरडे वाले दिन आप जो है ना उसी टॉपिक पे दूसरा डायमेंशन का आउटलाइन और इंट्रोडक्शन बना लें। और थर्ड डे संडे वाले दिन भी आप यही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, आप आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लिख लें उसी जो डेमोक्रेसी का एक सब टॉपिक है। जैसे जो है वो डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेसी फेल इन इलिटरेट कंट्रीज, ऐसे कोई डायमेंशन वगैरह आ गई। ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के तो थीमेटिक तरीके से जब आप ऐसे तैयार करेंगे तो आपके जो ऐसे है वो 7-8 अगर आप थीम तैयार कर सकते हैं, प्लस आपने ऑप्शनल की अच्छी तैयारी की हुई है, कंपलसरी की, तो आप मॉक में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर मॉक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आप जाके एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये जो 3 स्टेप है, इनमें 3 स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 80% इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखते हैं। जितना आप लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको ज्यादा आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये टाइम पीरियड भी डिस्कस हो गया, उसके बाद 3 स्टेजेस भी डिस्कस हो गए मेरे। ठीक है। तो ये आज के सेशन का दूसरा जो पार्ट है, एक तो कैसे जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, दूसरा प्लानिंग कैसे करनी है। और पहला ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करने हैं, दूसरा प्लानिंग का। अब तीसरा हिस्सा है कि कैसे हम जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है। एक पेपर में जब आप शुरुआत में ही ऐसी तैयारी रखेंगे, ऐसी तैयारी रखेंगे कि आपका क्वालिटी कंटेंट हो, तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। ठीक है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से उन एरियाज पे जो मोस्टली स्टूडेंट नेग्लेक्ट करते हैं, हम उन एरिया पे काम करके हम अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज एमसीक्यूज। सारे सब्जेक्ट्स में तकरीबन स्टूडेंट्स जो है वो एमसीक्यूज को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये 220 मार्क्स ऐसे को छोड़ के बाकी 220 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, जो जिनमें अगर आप 15 मार्क्स भी पर सब्जेक्ट लें एवरेज, तो आपके 165 मार्क्स बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 165 का। आप अगर फाइनल लिस्ट देखें इंटरव्यू के बाद वाली, तो आपको फाइनल लिस्ट में पता लगेगा कि 10-10 15-15 मार्क्स की बेसिस पे एक ग्रुप एक फॉरेन सर्विसेज में आ जाता है, एक पाकिस्तान कस्टम में आ जाता है। मतलब 10-15 मार्क्स की बेसिस पे आपकी अलोकेशन होती है। उसके अलावा कुछ मैंने ऐसी डीएमसी इस साल देखी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनमें क्या है कि वो पास हो गए हैं लेकिन 600 मार्क्स पूरे उनका एग्रीगेट नहीं बना, इसलिए वो फेल है। ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है ये मोस्टली इग्नोर किया जाता है और इस पे काम ज्यादातर स्टूडेंट नहीं करते सब। तो फिर एमसीक्यूज तैयार कैसे करें, सवाल ये है। पहला पहला पार्ट ये है कि आप जो है एमसीक्यूज, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लें। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आईआर का सब्जेक्ट है, जेंडर का सब्जेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसकी जो थ्योरेटिकल बेस है उसकी आप में ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। सेकंड आपका ये है कि आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की। बहुत सारी बुक्स वगैरह आती हैं ऑनलाइन, कई सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जिनकी आप एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। तो आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जैसे हम वन पेपर की तैयारी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो आप जो है वो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। ये वुमेन के लिए भी है, तो ओवरऑल दोनों चीजों के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। ठीक है। दूसरा जो स्टेप है जिस पे लैग करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आजकल आप जब एनालिसिस देखेंगे ना सीएसएस के रिजल्ट का, या सीएसएस में जो अप्लाई करते हैं, वो ज्यादातर जो हैं वो नेचुरल साइंस के स्टूडेंट ज्यादा कर रहे होते हैं। यार एक सवाल आया है कि एमपीटी, क्या एमसीक्यूज एमपीटी के हवाले से अगर हम तैयारी करें तो एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं? द आंसर इज कि आप एमपीटी की तैयारी, पहली बात है आप कर क्यों रहे हैं। अगर आप एमपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब आप एमपीटी, उनके रखने का रैशनल ये था कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उनको हम बाहर कर दें। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो फिर आपको एमपीटी की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। लिटरली आपने अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आपको एमपीटी की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए वो जो है पीस ऑफ केक होगा। तो दूसरी बात कि क्या एमपीटी की तैयारी करने से हमारे एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी? यस एंड नो। यस इस केस में कि क्योंकि जो सब्जेक्ट हो गए, जनरल साइंस एबिलिटी हो गया आपका, दूसरा करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर भी हालांकि बढ़ता रहता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी जो है वो हो जाती है। लेकिन दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपकी तैयारी ये नहीं होती, उसके लिए फिर आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। इन नेटशेल बात यह है कि आप जो है ना शुरू से लेकर एमसीक्यूज को साथ चलाएंगे ना, तो आपके एमपीटी की तैयारी वैसे ही हो जानी है। आपने एमपीटी क्लियर करना है, कर लेना है, उसका कोई मसला ही नहीं है। मैंने तीन एमपीटीज जो हैं वो दी हुई हैं, और मैं विदाउट तैयारी के बैठा था तो और हो गए हैं, कोई मसला ही नहीं होता एमपीटी का। ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, और उनका रेशनल है ही भी है कि सीरियस है। ठीक है। दूसरे स्टेज पे आ जाते हैं कि पहले तो एमसीक्यूज हमने देख लिया कि एमसीक्यूज को हमने जो है ना वो सीरियस लेना है। दूसरा स्टेप यह है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जो स्टूडेंट आते हैं वो ज्यादातर नेचुरल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। सेकेंडली एमबीबीएस वाले आते हैं। थर्ड इंजीनियर्स आते हैं ज्यादातर। तो वो क्या कहते हैं कि यार जनरल साइंस एबिलिटी वो ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें मैथ और साइंस है, और मैथ और साइंस तो हमने जिंदगी सारी जिंदगी पढ़ते रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को कवर करने की जरूरत ही नहीं है। आखिरी दिनों में हम क्या करेंगे, नोट्स वगैरह बनाएंगे, जो दूसरों से नोट्स ले लेंगे, और उनसे से पढ़ के हम इसमें मार्क्स ले लेंगे। लेकिन इसमें पास होना कोई मसला नहीं है। इसमें असल है आपके 80 टू 85 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 80 टू 85 मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो आप एक तो पास होना आपका बहुत आसान है ओवरऑल, और उसके अलावा आपका अच्छे ग्रुप, डिजायर्ड जो ग्रुप्स हैं, इसका ये मैं एडवांटेज यही बता रहा हूँ कि अगर हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स तो जनरल साइंस एबिलिटी के 40 हैं, तो ये भी एक ग्रुप है, फॉर इसके 120 मार्क्स हैं इस ग्रुप के, तो 40 मार्क्स अगर इसके पासिंग मार्क्स हैं और आप 40 के लिए मेहनत करते हैं, तो फिर आपका फायदा नहीं है। दूसरा, अगर मार्क्स आपके ज्यादा आए, तो पहली बात तो आप दूसरे सब्जेक्ट में, किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिसकी आपकी टफ पेपर आ गया है, उसमें आप पास हो गए हैं, 33 मार्क्स लेके पास हो गए हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके उसको कवर करेगा और आपको ओवरऑल जो है वो 600 मार्क्स दे के पास करवाएगा। सेकेंडली, जब इंटरव्यू के बाद आपकी बारी आएगी कि ग्रुप्स जो है ना वो डिसाइड होने हैं कि किसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगा, किसको जो है पुलिस सर्विस मिलेगा, किसको जो है फॉरेन सर्विसेज मिलेगा, तो जब ये ग्रुप डिसाइड होते हैं तब ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा। सरप्लस मार्क्स ये यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे ग्रुप डिसाइड करने में। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन होता है, लेकिन केपी के और सिंध में भी आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, और एटलीस्ट पास हो रहे हैं, अलोकेट हो रहे हैं, लेकिन अच्छे ग्रुप नहीं मिल रहे। अच्छे ग्रुप मतलब ये जो टॉप ग्रुप्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो इसमें आपको जो है ना इस स्टेज में आपने काम करना है। पहला एमसीक्यूज हो गया, सेकंड जनरल साइंस एबिलिटी, थर्ड आप जहाँ पे डिफरेंस कर सकते हो वो है आपका क्वालिटी कंटेंट। जब आपने हर सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ा होगा जिस तरह से उसको पढ़ने का हक है,
तो आप क्वालिटी कंटेंट जो है ना वो ले सकोगे। आपने अगर बाजार में मिलने वाले जो नोट्स हैं उन पे रिलाय नहीं किया होगा और आपने अच्छा अपना 100% दिया होगा, तो आप आर्गुमेंटेशन में काफ़ी स्टूडेंट से जो है ना वो डिफरेंशिएट करोगे और आप क्वालिटी कंटेंट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो क्वालिटी कंटेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है ना वो इंक्रीज होगा। चौथा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल को अच्छा करने का बेसिक तरीका ये है कि जो आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं स्टेज 1 में, उसमें आप चार्ट्स, मैप्स, फ्लो डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड करें। ठीक है, और कोशिश करें जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें एक हर टॉपिक का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन वो भी आप उस नोट्स में लगाएं, ताकि जो है वो जब आप दूसरी दफ़ा उसको शॉर्ट करें तो इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और ओवरऑल आपकी वो लैंग्वेज जब आप रिवाइज करते रहते हो तो आपकी वो लैंग्वेज जो है ना वो क्वालिटी लैंग्वेज वो आती रहती है। तो ये चीज़ें अगर आपने ऐड की हुई हैं नोट्स में तो ऑटोमेटिकली आप पेपर में भी ऐड करोगे। अच्छा, मैंने अटैम्प्ट दिए हुए हैं, मैंने 2020 का भी अटैम्प्ट दिया, मैंने 2021 का भी अटैम्प्ट दिया जिसमें वो पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पीसीएस के 2 अटैम्प्ट दिए हुए हैं जिसको पीएमएस कहा जाता है पंजाब की ज़बान में। उसमें 2020 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, फिर ये कोर्ट के ऑर्डर हुए और रिकंडक्ट हुआ, तो फिर मैंने दोबारा। हम जब पेपर लिखते हैं 3 घंटे में हम कहते हैं कि यार कौन बनाए चार्ट्स, कौन बनाए मैप्स बनाए, कौन इतनी मेहनत करे, बस जो है लिखते रहते हैं, थ्योरी लिखते रहते हैं। तो आप जब मैप और चार्ट, फ्लो चार्ट वगैरह जब बनाओगे पेपर में, उनमें आप जो है ना अगर प्रैक्टिस हो तो आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम इतना टाइम लगता है, और आप बहुत अच्छा डिफरेंस कर सकते हो। अगर पर पेपर भी आप 3 मार्क्स जो है ना एक्स्ट्रा ले लें तो 3 × 12 मार्क्स आपके जो है वो 36 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है अगर आप 3 मार्क्स पर पेपर जो है वो। और यही मार्क्स जो हैं यहाँ पे भी आप मार्क्स अगर बढ़ जाएं आपके, तो आप बहुत बहुत अच्छा मतलब आपका हो सकता है, एक तो पासिंग के लिए, दूसरा आपकी ग्रुप की एलोकेशन के लिए। तो फाइनली ये स्टेज हमारा हो गया कि किधर आप मेक डिफरेंस कर सकते हो, किस जगह पे आप जो है ना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। इसी के बीच में आप अनाउंसमेंट भी ये कहिए कि हम IR2 का जो है वो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ दिनों में 5 अक्टूबर से हम IR2 का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा हम करंट अफेयर का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे जो है ना मैसेज वगैरह कर दे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आगे ये सेशन हमारे पाइपलाइन में है अभी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा हमने 3 चीजें कर ली। हमने सबसे पहले देखा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा हमने प्लानिंग कैसे करनी है, एक नया एस्पिरेंट है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, तो इसने क्या क्या प्लान करना है ये हमने देख लिया। थर्ड हमने देख लिया कि कैसे जो है वो तैयारी इस तरह से की जाए कि हम मैक्सिमम मार्क्स की तरफ ले जाएं। ठीक है। ये जो लेक्चर है वैसे वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती, जब हम एज ए CSS क्वालिफायर जो है ना वो देखें तो ये इतने इम्पोर्टेंस नहीं लगती, लेकिन जब हम एज ए एस्पिरेंट देखते हैं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब मुझे फॉर्चुनेटली एक मेरा मेंटर है शरीफ कलोड़ो, 48 कॉमन के हैं, तो उन्होंने उनके उनकी वीडियो मेरे सामने आ गई थी, उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने उनके देखा था और वही स्टेज मैंने फॉलो किए थे। तब जाके मैंने हर स्टेप में वो चीज़ इनकारपोरेट की और अभी जाके। जी जी, 1 मिनट में कर देता हूँ रिपीट। सबसे पहले के ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड, आपने प्लानिंग कैसे करनी है। थर्ड, कैसे हाई मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब चौथे फेज की तरफ बढ़ते हैं हम। आंसर राइटिंग के बारे में, ठीक है। वो मैंने अभी जो अगला हमारा जो मॉड्यूल है उसमें मैंने आपको एक सैंपल भी लिख के रखा हुआ है कि किस तरह जो है ना वो राइट करना है आंसर को। ठीक है, वो सैंपल भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अच्छा, अब हमारे पास हमने तैयारी कर ली, ठीक है ना। ये वो लोग जो जा रहे हैं अपना CSS स्पेशल के लिए, तो एग्जाम हॉल में आपकी कंडीशन क्या होती है, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपको आंसर कापी मिल जाती है। अब क्वेश्चन पेपर अगर नहीं मिला ना, आंसर कापी 5 मिनट पहले मिल जाती है। तो आपने क्या करना है कि आंसर कापी पूरी कॉपी पे मार्कर और स्केल लेके मार्जिन्स लगा देनी है उस कॉपी पे। ठीक है,
ये ओवरऑल ये है तो छोटा सा काम, और आप फारिग होते हो, आपका पेपर का टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 9 अभी नहीं हुए होते, ठीक है। लेकिन ये इतना डिफरेंस क्रिएट करती है कि आपकी ब्यूटिफिकेशन जो है ना उसको इंक्रीज करती है, और आप जो है ना वो लाइन से बाहर जा रहे हो उसको रोकती है ये चीज। तो आपने मार्जिन ड्रा कर लेने हैं। मैं मेरा जो तरीका होता था, मैं जो हूँ वो ब्लू मार्कर और स्केल लेके जाता था, वो पूरी जो कॉपी है ना उस पे मैं ब्लू मार्कर से मार्जिन ड्रा कर लेता था, ठीक है। अच्छा, इट्स अप टू यू, कोई फॉलो करना चाहे या नहीं। ओवरऑल खूबसूरती इंक्रीज करती है। दूसरा, आप जो है ना वो आपकी राइटिंग एक पर्टिकुलर चीज के अंदर बंद हो जाती है, तो वो ओवरऑल एक प्लान्ड लगती है कि आपने प्लानिंग की हुई है और आपने तैयारी की हुई है, ठीक है। अब जब आपको पेपर मिलता है तो पहला पेपर जो जनरली ऐसे के अलावा पहला पेपर होता है वो होता है एमसीक्यूज का पेपर, ठीक है। एमसीक्यूज आपको दो कंडीशन हो सकती है, एक तो आपको आ रहे हो, एक तो आपको नहीं आ रहे, ठीक है। तो वहां पे ये नहीं होता कि आप इधर उधर से देख के एमसीक्यूज जो है ना वो सॉल्व कर लो। आप सीएसएस के लिए आए हैं तो आपने 10 मिनट से ज्यादा इसको नहीं देने। एमसीक्यूज को आता है तो करो, नहीं आता तो तुक्के लगाओ और जान छुड़ाओ, 10 मिनट जो है ना उसको दे दो। बाकी बच गए आपके 170 मिनट, ठीक है। आपको जैसे ही वो पेपर मिले आपने आंसर शीट की बैक साइड पे चले जाना है। आंसर शीट की बैक साइड पे जाके उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि भाई मुझे जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 और 7 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे रफ आउटलाइन बनाना शुरू कर लेनी है। रफ आउटलाइन बनाना शुरू कर देनी है आपने। पूरे पूरे लाइनें, पूरे पूरे जुमले नहीं है। आपको जो है जनरली जो कीवर्ड्स हैं याद आ रहे हैं वो लिखते जाएं कि कैसा आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें रफ वर्क में आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको कंक्लूजन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस पॉइंट में आप चाह रहे हैं कि आप फ्लो चार्ट बनाएं तो वहां पे छोटी सी हेडिंग फ्लो चार्ट दे दें, ठीक है। जिस जगह पे आप कह रहे हैं कि मैप बनाना है तो यहाँ पे मैप की हेडिंग दे दें, ताकि आपको याद रहे जब आप क्वेश्चन पहले इस पे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, दूसरे पे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, तीसरे पे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया और चौथे पे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। इस चारों जो सवाल हैं, इन चारों सवाल पे आपने जो सोचने का टाइम है और आउटलाइन बनाने का टाइम है वो 25 से 30 मिनट्स का टाइम इस पे लगा लेना है। उससे आपका अगला जो टाइम है आगे जो 2 से ढाई ढाई घंटे आ रहे हैं इसमें आप सुकून में हो जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग जो है डायरेक्टली पेपर को जो जैसे ही क्वेश्चन जो है ना उन्होंने देखा और वो डायरेक्टली अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आप दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो सिलेक्शन में टाइम लगता है। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं नहीं आते हैं डिपेंड करता है, आपको कुछ भी नहीं पता हो लग रहा होता आपको, मतलब एक बर्ड्स आई व्यू नहीं मिल रहा होता कि मुझे 4 सवाल पढ़ने हैं और करने हैं और वो मुझे आते भी हैं या नहीं, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो बैक ऑफ द माइंड है ना, 4 दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे हर सवाल के लिए, और आप सोचना शुरू कर दोगे। तो फिर आप जब सवाल अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे ना क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आपका दिमाग बैकग्राउंड में चल रहा होगा, और कोई आर्गुमेंट आया तो आपने उसी वक्त जो है ना वो कॉपी को पीछे करके वो आर्गूमेंट लिख देना है, ठीक है। ये फायदा उससे हो जाएगा। सेकेंडली, आपका ये मसला जो एक एक और चीज कि आपको अगर लगता है कि 3 सवाल तो मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं और एक जो सवाल बाकी बचा है वो इतना खास नहीं आ रहा मुझे, तो आपको अरेंजमेंट का पता लग जाएगा कि आपने किस हिसाब से आपने सवाल करने हैं। याद रखें, याद रखें, पहला सवाल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपको टॉप मोस्ट आता हो वो होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं जब स्टार्टिंग अच्छी होगी तो आपके जो ओवरऑल जो पेपर है वो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो पहला सवाल आपने बहुत अच्छा जो आता है वो करना है, ठीक है। दूसरा सवाल भी जो अच्छा आता है वो करना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक सवाल अच्छा आता है, दूसरा सवाल भी अच्छा आता है, तो एक कंसिस्टेंसी बना रहे हो। एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो आप कंसिस्टेंसी उसके माइंड में बना रहे हो, एक साइकोलॉजिकली आप उसके अंदर डाल रहे हो कि यार मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ और मैंने मेहनत की हुई है, ठीक है। थर्ड सवाल पे वो आके, थर्ड सवाल आपका जो एवरेज आपको सवाल आता है जिसकी तैयारी थोड़ी सी कम है, जो आपने मैनेज करना है वो लिखना है, ठीक है। और फोर्थ सवाल भी आपने बहुत अच्छा जो आता हो वो करना है। मतलब 3 सवाल जो बहुत अच्छे आते हैं उसके अंदर सैंडविच कर देना है उस सवाल को जो सवाल आपको
कम आता है या थोड़ा सा आपने मैनेज करना है, उससे क्या होगा, उससे वो क्या होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, शुरू स्टार्ट जो है वो अच्छा होगा, एंड भी अच्छा होगा। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे ये होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जो है ना बहुत अच्छा एक सवाल पहले कर लेते हो, फिर दूसरा सवाल अच्छा कर लेते हो, तीसरा सवाल उससे कम कर लेते हो, चौथा भी कम वाला हो जाता है, तो ओवरऑल डिक्लाइनिंग ग्राफ बन जाता है आपका, कि आपको जो कंटेंट है वो डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है। ठीक है। आई होप ये जो साइकोलॉजी है ये आपको समझ आई होगी। ठीक है। तो आपने 20 से 25 से 30 मिनट इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ठीक है। रिमेनिंग हर सवाल के लिए आपने 35 मिनट घड़ी को देखने जाना है, और 35 मिनट्स हर सवाल पे लगाने हैं, उससे ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। क्योंकि आप 35 मिनट अगर उससे ज्यादा लगा रहे हो तो आप दूसरे सवाल में जो है वो कम लिखोगे, और जब कम लिखोगे तो उसके साथ नाइंसाफी है, और ओवरऑल आपका इंप्रेशन भी कम पड़ेगा। जब एग्जामिनर देखेगा यार एक सवाल जो है वो 8 से 9 पेजों का लिखा हुआ है, दूसरा सवाल 4 पेजों का, तीसरा सवाल 4 पेजों का, वो कहेगा यार इससे तो टाइम मैनेज भी नहीं होना। याद रखें, ये एग्जाम आपको एज ए सिविल सर्वेंट आप पे टाइम का प्रेशर डाल के आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक कर रहा होता है कि कैसी स्किल है। और बहुत ज्यादा मसले आते हैं कि 4 सवाल की जगह एस्पिरेंट 3 सवाल पे ही पूरे हो जाते हैं और चौथा सवाल नहीं करते। जब आप चौथा सवाल नहीं करते ना, तो आपकी पास होने की जो कैपेसिटी है ना, पास होने की जो मतलब वो पॉसिबिलिटी है, वो आपकी गिर जाती है। आप पास फिर मुश्किल से होते हो अगर आप चौथा सवाल ना लिखें। तो आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है और चौथा सवाल भी साथ लिखना है। ठीक है। अच्छा, एक दफा मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पेपर मिले तो आप प्रेजेंटेशन पे काम करें, आप उसकी जो है वो मार्जिन्स लगाएं। सेकेंडली, आपको जब पेपर जो सब्जेक्टिव मिल गया, अच्छा एमसीक्यूज पे आपने 10 मिनट लगाने हैं। जब सब्जेक्टिव आपको मिल गया तो आपने उसको रफ आउटलाइन बना के सारा पूरा फाइनल कर देना है। ठीक है, पेपर आपके माइंड में। उसके बाद आपने हर सवाल जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर सवाल करते जाना है, उसमें ग्राफ बनाते जाना है, उसमें जो है ना सब चीजें बनाते जाना है। आखिर में अगर आपके 5 मिनट बच गए तो आपने क्या करना है, एक दफा प्रूफ रीड कर लेना है कि कहीं एस या ईएस का मसला तो नहीं आ गया, कहीं टेंस का मसला तो नहीं आ गया, खास तौर पे इंट्रोडक्शन में। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक चीज मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले कि मैंने एक जो है वो मीटिंग भी एंड होने वाली है, एक चीज मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एक सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है, कोशिश की अटेम्प्ट करने की, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ मैं। ये रही। ये एक सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान एंड स्टेप्स फॉर प्रमोशन। सबको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं एक दफा मैं जूम कर देता हूँ उसको। ठीक है। ये सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में मिल गया। ये लाइन इसीलिए मैंने लगाई है क्योंकि ये सवाल पूरा आपने नहीं लिखना। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन है, उसका मेन जो हेडर है उसके बारे में लिखे, उसके बाद आपने बड़ी हेडिंग देनी है आंसर नंबर 4। ठीक है। अब आपके सवाल के जवाब का स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कोर जो वो चीज पूछ रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, वो उस डायरेक्टली आप कोर पे आ जाएं उस पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई चीज है जिसमें आपका बैकग्राउंड पूछ रहा है, ठीक है ना, बैकग्राउंड पूछ नहीं रहा, लेकिन आप कहते हैं कि यार जब तक ये बैकग्राउंड मुझे नहीं बताएगा, मैं उसको बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा तो मैं क्लैरिटी नहीं बिल्ड कर सकता। तो बैकग्राउंड आपका मैं आपको इनकरेज करूंगा कि यहाँ पे आप मैप्स या डायग्राम या फ्लो चार्ट, कुछ भी ऐसा इलुस्ट्रेशन डाल लें जिससे पूरा जो है बर्ड्स आई व्यू जो है ना वो निकल गई। फॉर एग्जांपल दोहा डील है 2020 में हुई थी, ठीक है। वो आप 4 पॉइंट जो दोहा डील के हैं वो आप उसका एक मैप बना दें कि इधर हुई थी, ट्रंप ने की थी, और ये पूरा चार्ट बना दिया कि 4 ब्लॉक बना दिए। ठीक है। या किसी की अभी देखें प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन करना है, उसका आप फ्लो चार्ट बना दें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक इलुस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी। या मैप बनाना है तो आप मैप बना लें। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जरूरी नहीं है
कभी कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मैप और फ्लो चार्ट अपने बाद में बनाना है तो आप बाद में बना दें। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्टली उसके सवाल का जवाब दें। ठीक है, जो उसने पूछा है आपने आए बाएं शाएं नहीं करनी, वरना वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के आपके सवाल को मार्क्स जो है ना 2 से 3 मार्क्स दे के आगे चला जाएगा। इंट्रोडक्शन में हिट्स द बुल आई, मतलब जो वो पूछ रहा है वो दो। इंट्रोडक्शन आपने शुरू कैसे करना है? इंट्रोडक्शन आपने, अगर कोई कोटेशन रेलेवेंट, रेलेवेंट लाजमी चीज है, ठीक है ना, रेलेवेंट लाजमी होना चाहिए, रेलेवेंट होना लाजमी है। वो कोटेशन अगर है रेलेवेंट तो आप उससे शुरू करें और देन आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसको चलाएं। ठीक है, माइक्स को आप जो है ना वो म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन जो है ना टू द पॉइंट देना है। आपने कोई गपशप नहीं करनी, कोई आए बाएं शाएं नहीं करनी, डायरेक्टली आपने उसको बेसिकली बताना है कि भाई मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब आता है। उसको यहाँ पे यकीन दहानी करानी है कि मुझे आती है चीज़। ठीक है, उसके बाद आपने ये फ्लो चार्ट जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है, ये इस तरह से फ्लो चार्ट और मैप वगैरह बना सकते हैं। और आखिर में आप जो है वो कंक्लूजन कर लें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब जिसमें एनालिसिस मांगा हुआ है, और या आप कहते हैं कि एनालिसिस अगर मैं डाल लूँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप उसमें एनालिसिस भी डाल सकते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये स्ट्रेटेजी। हाँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं मेरी तरह जो आउटलाइन अगर बनाना शुरू करें तो क्वेश्चन को हल करने में उनको टाइम बहुत लग जाता है। तो वो ये इस आउटलाइन को जो है ना वो स्किप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल फेज है कि आउटलाइन आप बनाएं या ना बनाएं, आप पे है। अगर आपकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है तो आप आउटलाइन बना लें, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप आउटलाइन को रहने दें। तो ये एक ओवरव्यू हो गया पूरे सेशन का। अब कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप प्लीज़ जो है ना वो मुझे बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सिंधी ऑप्शनल के लिए कोई सब्जेक्ट मतलब पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं मिला, कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं? या सिंधी ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं? आप भी सिंधी नहीं हैं नहीं, तो वैसे सिंधी उस लाजमी हिसाब। आप करें। असल में मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैट्रिक तक रावलपिंडी में रहा हूँ, और सिंधी मुझे जो है ना वो लिखना नहीं आ रही थी। तो वैसे बोलना आती है लेकिन लिखना नहीं आती। लेकिन एक डिसएडवांटेज मुझे ये हुआ था कि ये रेलवे ग्रुप में जो है मैं इस सिंधी की वजह से ही आया हूँ। तो सिंधी जी आप सर। लाजमी ऑप्ट करें, बहुत ही स्कोरिंग होती है। दूसरा, इसका मैं आपको कहीं से पूछ के बताऊंगा। नियर पेयर का मैंने सुना है कि नियर पेयर पे अच्छा टीचर है कोई। उसके अलावा भी एक टीचर है, मेरा दोस्त है, मैं आपको वो पूछ के बता सकता हूँ कि सिंधी का कोई अच्छा सर टीचर। मैं अगर आपको बताऊं तो नियर पियर के मतलब इतने खास मुझे अच्छा वो समझ नहीं है, मतलब उनके जो मैंने टॉपिक वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं तो। तो वो आप मेहनत करना शुरू करें ना, आप खुद ही टीचर बन जाए उसके। सर बिल्कुल, मैं खुद न्यू, जैसे आपने अभी बात की ना, मैं जी बिल्कुल जी, अभी न्यू स्टार्ट कर। सजेस्टेड बुक मैं आपको बता दूंगा। दोस्त से मेरे रखी थी और अच्छे मार्क्स लिए थे। वो सजेस्टेड बुक जी जो सर। है ना वो आपको बता दूंगा मैं पता करके। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। ग्रुप 3 में कौन कौन से ऑप्शनल है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक मिनट में चैट को अलग से खोलूँ। चैट में आए हुए हैं सर, चैट अच्छा अच्छा, एक मिनट, चैट मुझे नज़र नहीं आ रही असल में।
हाँ जी, ऐसे और प्रेसी वगैरह एवेलुएट करते हैं। और करंट अफेयर और आईआर का सेशन जो है वो आईआर का सेशन 2 है। एक सेशन हमारा चल रहा है आईआर का, दूसरा हम सेशन इंशाल्लाह 5 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो करवा सकता है। और करंट अफेयर का 10 अक्टूबर टेंटेटिवली मैं बता सकता हूँ डेट। उसके अलावा एक मिनट, सब्जेक्ट ग्रुप थ्री में यार, ग्रुप थ्री में अ, ये कौन सा ग्रुप आ गया है ग्रुप थ्री? सर ये तीन ग्रुप नंबर 3 आया हुआ है इधर। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक इसमें पॉलिसी, जो जनरल है, टाउन प्लानिंग और इसमें जो जनरल जी। है वो आप जो है ना, जनरल सब्जेक्ट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है और बिजनेस और अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी के लिए तो जो है ना वो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को ना, इस ग्रुप को जो है ना वो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कम स्कोर दे रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मेंशन करने होते हैं सैयदा अनिला, जब आप फॉर्म भरते हैं एमपीटी के बाद, तब आपका अभी जो 2024 का है वो अब आपने देना होगा आपने। यार ये कुछ लोग आए हुए हैं इंडिया के, आगे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, हमला कर दिया हमारे ग्रुप में। इस्लामियात के लिए आप जो है वो दो हैं, खुर्शीद अहमद की बुक है रिकमेंडेड वो, और अनवार हाशमी की इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये दो बुक्स हैं। उसके अलावा इंटरनेट जो टॉपिक कवर नहीं होता वो आप करीमदाद चुगताई से ले सकते हैं। अच्छा, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो जो सवाल हैं वो आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंडिया से सर। मैं इंडिया से।